देखो भाई, लास्ट क्लास में हमने फाइलम डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट है फाइलम एनालिटिक्स। ठीक है, फाइलम एनालिटिक्स की बात की जाए तो फाइलम एनालिटिक्स में जितने भी एनिमल्स हैं, इन तमाम एनिमल्स की बॉडी कंपार्टमेंट्स में या सेगमेंटेड होती है। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आप एक एनिमल की बॉडी को देखें, उसमें आपको ऐसा लगे कि इसकी बॉडी पार्ट्स में डिवाइडेड है। दिस इज कॉल्ड सेगमेंटेशन। सही है, दिस इज कॉल्ड सेगमेंटेशन। मतलब बॉडी में ये जो पार्ट्स हैं, इसके इस एक पार्ट्स को हम क्या कहेंगे? सेगमेंट कहेंगे। तो वो ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी इस तरीके से सेगमेंटेड होती है, वो किस फाइलम से बिलोंग करेगा? फाइलम एनालिटिक्स से। नेक्स्ट पॉइंट है हैबिटेट से रिलेटेड। हैबिटेट का मतलब ये होता है कि एक ऑर्गेनिज्म कहाँ पर पाया जाए। तो जितने भी एनालिट्स हैं, ये सारे या तो जमीन पर, या तो किसी मॉइस्ट प्लेसेस पर, या तो फ्रेश वाटर में, या तो सी वाटर में। मतलब समंदर के अंदर, मीठे पानी में, चाहे नमकीन पानी हो, या फिर जमीन हो, या फिर कोई गिरी जगह हो, हर जगह पर आपको ये अवेलेबल हो जाते हैं। जनरल फीचर्स की बात की जाए तो जितने भी एनालिट्स हैं, इन तमाम एनिमल्स की बॉडी बहुत सारे सेल्स पर कंसिस्ट होती है। तो जाहिर सी बात है, वो ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी में सिंगल सेल नहीं बल्कि मल्टीपल सेल्स मौजूद होंगे, उस ऑर्गेनिज्म के लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं? मल्टी सेलुलर। तो जितने भी एनालिट्स हैं, इन तमाम एनिमल्स की बॉडी कैसी होती है? मल्टी सेलुलर। फिर उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, ये सिमेट्री से रिलेटेड है, मतलब बॉडी की शेप से रिलेटेड है। ठीक है, हमने तीन तरह की सिमेट्री पढ़ी हुई है। एक कोई सिमेट्री नहीं है तो हम कहेंगे एसिमेट्रिकल। सिमेट्री है तो हम कहते हैं सिमेट्रिकल। अब दो तरह की सिमेट्रिकल शेप्स होते हैं, बायलैटरली सिमेट्रिकल और रेडियल सिमेट्रिकल। किसी एक स्पेसिफिक एक्सिस से कट करने पर दो पार्ट्स बनेंगे तो बायलैटरल सिमेट्रिकल। कहीं से भी कट कर दो, जैसे कि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा तो रेडियल सिमेट्रिकल। तो ये जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, इनकी बॉडी को बिल्कुल सेंट्रली जब कट किया जाएगा तो ये दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, मतलब जैसे ऑर्गेनिज्म को बीच से जब काट दे तो दो इक्वल हाफ्स में इसकी बॉडी क्या हो जाएगी? डिवाइड। तो बिल्कुल सेंट्रली कट करने से दो इक्वल हाफ्स में बॉडी डिवाइड हो, सो दिस इज कॉल्ड एज बायलैटरली सिमेट्रिकल एनिमल। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इस ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर पाए जाने वाली कैविटी के लिहाज से। तो बॉडी के अंदर जो ट्रू बॉडी कैविटी होती है उसको हम कहते हैं सीलोम। अगर ट्रू बॉडी कैविटी मौजूद है तो हम कहते हैं सीलोमेट। ट्रू बॉडी कैविटी मौजूद नहीं है तो हम कहते हैं एसीलोमेट। तो दो ही तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, या तो ट्रू बॉडी कैविटी है तो सीलोमेट, नहीं है तो एसीलोमेट। फिर एक स्पेशल कैटेगरी थी सूडोसीलोमेट। तो यहाँ पर ये जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, these all are the organisms are called सीलोमेट। सीलोमेट का मतलब ये है कि इन तमाम ऑर्गेनिजम्स के अंदर कंप्लीट बॉडी कैविटी मौजूद है। ठीक है, अब उसके बाद हमने नेक्स्ट पॉइंट लिखा है ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब ये पॉइंट किससे रिलेटेड है? ये पॉइंट इनकी बॉडी के अंदर डेवलपमेंट के दौरान जर्मिनल लेयर जो बनती है उसके लिहाज से लिखा गया है। ये जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, इन तमाम ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी है, जब वो डेवलप हो रही होती है तो उसमें तीन जर्म लेयर्स बनती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। तो जितने भी एनिमल्स की बॉडी में तीनों जर्म लेयर्स बनती हैं, उन तमाम ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपके पास? देखिए, प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम एंड द लेवल ऑफ द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। हमने पढ़ा हुआ है कि तमाम ऑर्गेनिजम्स की बिल्कुल स्टार्टिंग की बात की जाए तो एक सेल पर कंसिस्ट है, फिर बहुत सारे सेल्स हैं लेकिन टिश्यू नहीं बना, फिर उसके बाद एनिमल्स पढ़े कि टिश्यू बन गया, फिर पढ़ा हमने कि कुछ पूरी बॉडी तो बन गई लेकिन प्रॉपर ऑर्गन्स डेवलप नहीं हुए, फिर पढ़ा कि बॉडी भी बन गई, ऑर्गन्स भी डेवलप हो गए। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम, मतलब सेल कंबाइन होकर टिश्यू, टिश्यू कंबाइन होकर ऑर्गन, ऑर्गन कंबाइन होकर ऑर्गन सिस्टम। तो ये जितने भी एनिमल्स हैं, इन तमाम एनिमल्स की बॉडी में प्रॉपर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम मौजूद है। अभी हम पढ़ेंगे कि जैसे कि स्पेशली एक्सक्रीटरी सिस्टम इनकी बॉडी के अंदर मौजूद होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम इनकी बॉडी में मौजूद है, तो प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम इनकी बॉडी में मौजूद है। एंड लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, आप इस तरीके से इसकी बॉडी को ऑर्गेनाइज करते हुए पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर बॉडी के अंदर ऑर्गन सिस्टम भी है और बॉडी ऑर्गेनाइज्ड वे में मौजूद है। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म क्या है? सेगमेंटेशन से रिलेटेड पॉइंट है। अगर ऑर्गेनिज्म को कट करने से पहले ऊपर से देखा जाए तो बॉडी पार्ट्स में नजर आ रही है, और कट करने के बाद अंदर से भी बॉडी पार्ट्स में ही मौजूद हो, तो उस ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहेंगे कि ये क्या है? आपके पास मेटामेरिकली सेगमेंटेड है। इसकी मिसाल किस तरीके से है? आपने मटर देखा होगा, मटर पूरा एक ही उसके ऊपर होता है मौजूद कवर, और उसको खोलते हैं तो उसमें से क्या निकलते हैं? छोटे छोटे मटर। तो है एक मटर है, उसके ऊपर
ऊपर मौजूद कवर निकलेंगे अंदर से क्या छोटे छोटे मटर। लेकिन इसको हम ये मेटामेरिकली सेगमेंटेड नहीं कहेंगे। क्यों? पूरी बॉडी बाहर से कैसी है? प्लेन। बाहर से बाकायदा तौर पर आप मार्क कर सकते हो अगर मटर आपको इस कैटेगरी का मिले तो आप ये बता सकते हैं भाई इस मटर में 1 2 3 4 मटर के दाने मौजूद हो गए। अलबत्ता पाकिस्तानी मटर को तो शायद 2 या 3 ही है, सही है। लेकिन इसमें क्या होगा, बॉडी के बाहर से भी आप देख रहे हो प्रॉपर सेगमेंट नजर आ रहे हैं। कट करके अंदर देखोगे तो अंदर से भी सेगमेंटेशन नजर आएगी। मतलब जब मटर को खोलते हैं तो अंदर उसकी जो पूरी कवरिंग होती है वो देख सकते हो ना। तो इस कवरिंग को जब ओपन करोगे तो उसके अंदर से भी आपको बाकायदा सेपरेशन मिलेगी। तो ऑर्गेनिज्म बॉडी के बाहर से देखने पर भी सेगमेंटेड हो, कार्ड के अंदर से भी देखने पर सेगमेंटेड मिले तो वो ऑर्गेनिज्म क्या कहलाते हैं? मेटामेरिकली सेगमेंटेड। और जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर ये चीज पाई जाती है हम कहते हैं कि उस ऑर्गेनिज्म की अंदर मेटामेरिज्म है। मेटामेरिज्म का मतलब द बॉडी इट्स सेगमेंटेड बोथ आउटसाइड एज वेल एज इनसाइड। ठीक है, तो ये होता है मेटामेरिज्म या मेटामेरिज्म फिनोमेना का मतलब। अब एक काइटनस चीटा, सही है, ये सीटा कॉल्ड सीटा विदाउट और विद पैरापोडिया, ये इनके लोकोमोटरी ऑर्गन्स है बेसिकली कि काइटिन से बना हुआ जो है इनकी बॉडी में चीटास मौजूद है जिसको हम सीटा के नाम से पढ़ते हैं। और बाकायदा तौर पर उसके साथ पैरापोडियास मौजूद है। कहीं आप पढ़ेंगे सीटा विद पैरापोडिया, कहीं आप पढ़ेंगे सीटा विदाउट पैरापोडिया। ये लोकोमोटरी ऑर्गन्स है, सीटा के साथ पैरापोडियास होंगे। दे आर एक्टिंग एज अ लोकोमोटरी ऑर्गन। ठीक है, ये जो सीटा के साथ पैरापोडिया ये दोनों मिलकर के किसके तौर पर एक्ट कर रहे हैं? लोकोमोटरी ऑर्गन्स के तौर पर। ठीक है, बाकायदा लोकोमोशन में ये हेल्प करते हैं। तो देखो इनकी बॉडी के अंदर लोकोमोटरी ऑर्गन भी आ गए। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम भी है, डाइजेस्टिव सिस्टम भी है। तो बॉडी पूरी डिवाइडेड है ना, प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम और लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट, जब इस ऑर्गेनिज्म की बॉडी डेवलप होना शुरू होती है जायगोट से, तो जायगोट जिस लार्वा में कन्वर्ट होता है उस लार्वा का नाम याद रखिएगा, ट्रोकोफोर लार्वा। क्या बोलते हैं उसको हम? ट्रोकोफोर लार्वा, सही है। उसके बाद इसकी एग्जांपल जैसे अर्थवॉर्म, नेरीज और लीच। लीच समझते हो किसको बोलते हैं? जो जिस्म पर लगाया जाता है खून चूसने के लिए। उसके माउथ से जो सलाइवा प्रोड्यूस होता है उसमें होता है हाइड्रोडिन। ये एक ऐसा केमिकल है जो कि ब्लड को जमने से, क्लॉट होने से रोकता है। तो जब तक वो लीच जिस्म पर चिपका हुआ रहता है वहां से जितना ब्लड निकलता रहेगा ब्लड जमता नहीं। क्यों नहीं जमता? क्योंकि उसके सलाइवा में जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रहा है उस जगह पर ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है। तो आपके पास एक एमसीक्यूज आता है कि जो लीच है उसके सलाइवा के अंदर, उसके माउथ के अंदर कौन सा एंजाइम है तो उसका क्या नाम है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का काम क्या है? ब्लड को, लीच को हम इसमें लगाते हैं जैसे कि हिजामा का प्रोसेस है। ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं पुराने जमाने में लीच को लगा देते थे जो खून को क्या करता है? सक करता है स्किन के ऊपर से। तो अगर खून जम जाएगा तो खून निकलता नहीं रहेगा, तो खून निकलता रहे इसलिए हम क्या लगाते हैं? हाइड्रोजन। उसके माउथ के अंदर जो मौजूद है जब उस लीच को लगाएंगे तो ब्लड को जमने नहीं देगा और कंटिन्यूअसली ब्लड को खींचकर वहां से निकालता रहेगा। अब इवोल्यूशनरी एडाप्टेशन, इवोल्यूशन के लिहाज से बात की जाए तो हम ये सोचते हैं कि ये जितने भी एनिमल्स हैं ये सारे ड्राइव हुए हैं फ्लैट वॉल से। इससे पीछे तो हमने एनिमल्स पढ़े थे डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी जिनकी थी, सही है। उसके लिहाज से बात की जा रही, फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थस वगैरह के लिहाज से बात की जा रही है कि हम ये सोचते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं ये सारे इनके जो एंसेस्टर्स हैं, इनके जो पुराने जमाने में पाए जाने वाले आबाओ अजदाद हैं वो सारे फ्लैट फॉर्म्स हैं। इन्होंने सिर्फ क्या कर लिया? अपनी बॉडी में सेगमेंट बना लिए हैं बस, और कुछ भी नहीं किया इन्होंने। ठीक है, ये इवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट है। इवोल्यूशन के लिहाज से ये कहा जाता है कि पहले इंसान बंदर हुआ करते थे, फिर दो पैर पर चलने लग गया, फिर उनकी दुम गायब हो गई, फिर वो इंसान बन गए। मैन आर ड्राइव फ्रॉम एप्स, ऐसा इवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, लेकिन अलबत्ता इवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट आज तक मुर्गी और अंडे के मामले को नहीं सुलझा पाया तो मुर्गी पहले आई या फिर अंडा पहले आया। ठीक है, ये मामला आज तक वो भी नहीं सॉल्व कर पाया। डाइजेशन की बात की जाए तो हमने ये लिखा है कि ट्यूब लाइक प्लस माउथ एंड एनस। इसका मतलब ये है कि इनकी बॉडी के अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो पूरा कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है, सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम मौजूद नहीं है। और ऑपोजिट एंड्स पर, मतलब एक एंड इस ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम का माउथ है और दूसरा एंड इसका क्या है? एनस। ठीक है, तो माउथ एंड एनस एट द ऑपोजिट एंड्स आर प्रेजेंट। और डाइजेशन दो तरह की होती है, एक होती है इंट्रा, एक होती है एक्स्ट्रा सेलुलर। इनके अंदर कौन सी है? डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर है, मतलब सेल के बाहर बाहर ही डाइजेशन हो जाएगी, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर है। वो डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर कंसीडर होता है जिसमें डाइजेशन हो जाए। और डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर डाइजेशन होने को हम कहते हैं कि सेल के बाहर बाहर हो रही है तो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन है। हमारी बॉडी में स्टमक खाली जगह, वहां पर डाइजेशन हो रही है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन।
सही है। तो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन इन एनिमल्स की बॉडी में चलता है, ठीक है। उसके बाद रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के लिए प्रॉपर अभी तक कोई ऑर्गन डेवलप नहीं हुआ, और ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट से डायरेक्ट अपनी बॉडी के अंदर गैसेस को डिफ्यूजन के थ्रू इंटर कर रहा है और अपनी बॉडी से डिफ्यूजन के थ्रू एक्सक्रीट आउट कर रहा है। तो डिफ्यूजन के जरिए से रेस्पिरेशन चल रही है। एक्सक्रीशन की बात की जाए तो बाकायदा तौर पर प्रॉपर एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम होता है मेटानेफ्रीडिया, जिसको हम नेफ्रीडिया के नाम से पुकारते हैं, ठीक है। नेफ्रीडिया को अगर मैं ड्रॉ करूं, ये होता है नेफ्रीडिया, सही है। दिस इज कॉल्ड नेफ्रोस्टोम एंड दिस इज कॉल्ड नेफ्रीडियोपोर। ये पूरा एक नेफ्रीडिया है और इसके बाद ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं जो कि इसमें एक्सक्रीशन के दौरान इसको हेल्प करती हैं। और हर एक सेगमेंट में हमने पढ़ा था ना कि बॉडी सेगमेंटेड होती है, तो हर एक सेगमेंट में बाकायदा अलग-अलग मेटानेफ्रीडिया मौजूद होता है। सेकंड ईयर में आप प्रैक्टिकल करेंगे अर्थवॉर्म का, और वहां पर आप मेटानेफ्रीडिया निकालेंगे अर्थवॉर्म के सेगमेंट में से, ठीक है। तो अर्थवॉर्म जो है वो आपके पास किसकी मिसाल है? एनालिट्स की मिसाल है। बॉडी सेगमेंटेड है, हर सेगमेंट के अंदर ये मेटानेफ्रीडिया मौजूद होगी, ठीक है। तो यहाँ से एमसीक्यू आता है कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन सा होता है इसके अंदर आपके पास एनालिट्स के अंदर। सो द एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज एक्चुअली द नेफ्रीडिया, जिसको हम मेटानेफ्रीडिया कहते हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन की बात की जाए तो ट्रांसपोर्ट बॉडी में किसके जरिए से होती है? इसका मतलब है सर्कुलेटरी सिस्टम। इसकी बात की जा रही है सर्कुलेटरी सिस्टम की। तो सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो सर्कुलेटरी सिस्टम एक क्लोज्ड टाइप है, या बिल्कुल पहले पढ़ चुके हैं कि ओपन टाइप और क्लोज्ड टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या मतलब है। अगर ब्लड हार्ट और ब्लड वेसल्स में ही रहे, निकलकर बॉडी टिश्यूज में दाखिल ना हो, तो ये क्लोज्ड टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इनके अंदर क्लोज्ड टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है। और ब्लड के अंदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट मौजूद है, सही है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या होता है? हीमोग्लोबिन, जिसका काम क्या होता है? ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड करना, सही है। तो पिगमेंटेड पोर्शन इनके ब्लड में मौजूद है जिसका काम क्या है? आपके पास ब्लड को कलर देना, ठीक है। तो पिगमेंटेड रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज प्रेजेंट। उसके बाद नर्वस सिस्टम की बात की जाए तो सिंपल गैंग्लियोनिक ब्रेन इन हेड, जो इनका हेड होगा, मतलब जिस रीजन को हम हेड कहेंगे, इस हेड के अंदर कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स को हम क्या कहेंगे? गैंग्लियन कहेंगे। क्या कहेंगे? गैंग्लियन। तो हेड के अंदर कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स को क्या कहा जाएगा? गैंग्लियन। तो ये अभी तक बस इतना ही नर्वस सिस्टम इनकी बॉडी में डेवलप हुआ है। तो वेल वास्ट एक्सटेंसिव प्रॉपर्ली कोई नर्वस सिस्टम अभी तक इनकी बॉडी में डेवलप नहीं हुआ। समझ आ गई बात? तो ये था कौन सा पूरा का पूरा हमारा टॉपिक, फाइलम एनालिटिक्स।